तो लास्ट क्लास में केमिस्ट्री में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं उनको पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया और फिर बताया कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, बाइनरी सॉल्यूशन इनको बोलते हैं। और सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो इनको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। अब सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, इनको रिलेटिवली मेजर करने के लिए हमें अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज़ करना पड़ता है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? जिससे हम पता लगा सकें किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है ना, विलेय कितना है और विलायक कितना है, इसे बताने के लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करना होता है। हमने सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है उसे यूज़ किया, जिसमें मैंने बताया कि परसेंटेज कंपोजिशन जिसे कहते हैं, जिसमें 4 तरह के यूनिट्स मेनली पढ़े जाते हैं। हालांकि इसमें 2 ही, वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बेस की बात आपको या काम की बात आपको ये पता रखनी है कि ऊपर तो आता है सॉल्यूट की क्वांटिटी और नीचे आता है सॉल्यूशन का क्वांटिटी। ठीक है, ऊपर तो सॉल्यूट और नीचे आता है सॉल्यूशन का क्वांटिटी। सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज हमने पढ़ा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। फिर वेट बाय वॉल्यूम, उसमें ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर वॉल्यूम बाय वेट और लास्ट में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको कहा था कि आपको इस क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है। आई होप आपने उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आपका कोई आंसर आया हो अगर, तो वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन अगेन। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था कि कन्वर्ट 25% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन into weight by volume concentration term if density of solution is 1.5 ग्राम पर ml। ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन था कि कन्वर्ट हमें कन्वर्ट करना था 25% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन जो है, इसे हमें कन्वर्ट करना था वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। अगर इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी जो है सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो किसी का आंसर आया तो बताइए, क्या आंसर आया, किसी ने अगर ट्राई किया हो इसे। 37.5% वेट बाय वॉल्यूम, जितेंद्र ने बताया सबसे पहले आंसर। ओके, और बाकी भी बताइए, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए, क्या आंसर आया। देखिए सॉल्यूशन समझते हैं इसका। जिससे हो गया बहुत बढ़िया, जिससे नहीं हुआ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, इसको समझिए, ध्यान से समझना। अभी आपको 25% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है। इसका मतलब क्या है 25%? देखो वेट बाय वॉल्यूम को अपन कैसे मान सकते हैं? वेट बाय वेट हम सॉल्यूशन को अगर क्या माने कि भाई अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर लिया जाए, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया जाए, तो उसमें 25 ग्राम कौन है? 25 ग्राम है सॉल्यूट का। ठीक है, अगर हम विलियन लें 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के विलियन में 25 ग्राम किसका है? सॉल्यूट का। यही तो मतलब हुआ 25% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन टर्म का। लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा? 25 ग्राम हो जाएगा। यही इसका मतलब है। अब देखो ये हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन और 25 ग्राम सॉल्यूट, यही हमें क्या देगा? 25% वेट बाय वेट देगा। देगा या नहीं देगा? ये चीज़ समझ में आई क्या? 25% वेट बाय वेट जो टर्म है, इसका मतलब क्या है? कोई 25 ग्राम सॉल्यूट जो है वो किस में मौजूद है? 100 ग्राम सॉल्यूट में मौजूद है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का यही तो मतलब होता है कि 100 पार्ट्स में कितना है कोई। भाई परसेंटेज का मतलब क्या है कि कोई 100 पार्ट में किसी के कितना है। तो यहाँ पे 25% क्या मतलब हो गया? 100 पार्ट जो सॉल्यूशन के हैं उसमें 25% किसका पार्ट है? सॉल्यूट का है। यानी कि 100 ग्राम में अगर सॉल्यूट लूँ, सॉल्यूशन लूँ, तो उसमें 25 ग्राम कौन होगा?
सॉल्यूट होगा, यही तो इसका मतलब हुआ। ये बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, भेजे में उतार लें। ठीक है, तो अब देखो मेरे को 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट हो गया। अब देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, अगर मुझे वेट बाय वॉल्यूम की तरफ जाना है, अगर मुझे वेट बाय वॉल्यूम की तरफ जाना है, तो नीचे ऊपर तो चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि मुझे पता है भाई 25 ग्राम है, लेकिन नीचे वाली जो क्वांटिटी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी डोंट नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें देखो डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, हमें सॉल्यूशन का मास दे रखा है। अब कुछ कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है, हमें सॉल्यूशन का मास दे रखा है। डेंसिटी और मास को यूज़ करते हुए हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। देखो डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो मास में हम क्या करेंगे, डेंसिटी का डिवाइड कर देंगे। भाई डेंसिटी जो रो होता है वो क्या होता है, मास में वॉल्यूम का जब डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी आता है। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, मास में हम किसका डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी का डिवाइड कर देंगे। भाई साहब मास कितना है, मास तो है 100 ग्राम। यस सर 100 ग्राम मास है। और डेंसिटी सर क्वेश्चन में सर आपने डेंसिटी तो दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml दे रखा है। यस बिल्कुल दे रखा है। तो मास में जब डेंसिटी का डिवाइड करेंगे, हमने क्या माना, लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट हो गया 25 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना आ गया, मास अपॉन डेंसिटी 100/1.5। अब देखो 100 में जब 1.5 का डिवाइड करते हैं तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 1.5 तो ये लगभग आएगा 66.66 कुछ ऐसा आएगा। लेकिन मैं अभी इसको यहीं पर ही फ़िलहाल रखता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ कोई 1000/15 लिख लेते हैं ना, 1000/15 लिख लेते हैं, या फिर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो इतना ही ठीक है, ये 1000/15 ही पढ़ा रहने दो इसको। 1000/15 और ये किस में आ जाएगी यूनिट, ml में आ जाएगी, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1000/15 ml आ गया। अब वापस हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में जाना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा ऊपर तो, और नीचे किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। भाई साहब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लिया ना। सर कितना निकाला, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। अरे भाई अभी तो निकाला 1000/15 ml। हाँ सर ये 1000/15 ml क्या है, वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, यस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम है। तो वेट बाय वॉल्यूम किया तो वेट कितना है, ये देखो हमने माना 25 ग्राम सॉल्यूट में, तो वेट तो हो गया 25 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, अभी हमने निकाला 1000/15। इनटू क्या कर देंगे, इसमें परसेंटेज निकालना है तो 100 आ जाएगा। भाई वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, सिंपल सी गणित है, और कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यूज निकालनी है। तो 25/1000/15 किया तो देखो 100 से 100 कैंसिल, और ऊपर आ जाएगा 25 इंटू नीचे वाला 15 ऊपर जाता है, और नीचे आ जाता है डिवाइड में 10। अब 25 में 15 का मल्टीप्लाई करें तो 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75। तो 25 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 15 से तो आता है 375। 375 में जब 10 का डिवाइड करते हैं, 10 का डिवाइड करते हैं, तो यह आ जाएगा 37.5%। क्या आ जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम NaOH, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊपर तो ग्राम है और नीचे कौन है, नीचे है ml। ऊपर तो हो गया ग्राम और नीचे हो गया ml, तो ये हो जाएगा 37.5% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम पर ml NaOH एक्वस सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में दे रखा था 25% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन, हमें एक 25% वेट बाय वेट वाला एक टर्म दे रखा था, और पूछा क्या था, वेट बाय वॉल्यूम वाला टर्म पूछा था। तो हमने निकाल लिया ना, हमारे पास क्या आ गया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम टर्म आ गया, और यही हमारा आंसर है। अभी किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई द्वंद हो, समझ में नहीं आई हो बात, तो पूछ सकते हो। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई बात समझ में नहीं आई हो, आ, हाँ बताओ, क्लियर है। चलो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हम एक चीज़ सीखने वाले हैं।
जो आप 11th क्लास में भी सीखते हो, पर 11th क्लास में आपको थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो या कुछ-कुछ आपको प्रॉब्लम्स रहती है। यहाँ पे वापस मैं थोड़ा-सा उस टॉपिक को रिकैप कर लेता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में ये हमें काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी जगह हमारे काम आने वाला है। तो आगे की जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें अपन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह वगैरह समझेंगे, तो उसमें मोल जो वर्ड है वो बार बार आने वाला है। तो उस मोल को पहले से ही हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ के रख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे इस पार्ट में। मोल कॉन्सेप्ट हिंदी में इसे कहते हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है इसे समझते हैं। देखो, मोल कंसेप्ट समझने के बाद में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा मोल कंसेप्ट पर, आपको एक बेसिक जो एक्सपोजर है, बेसिक जो आइडिया है मोल कंसेप्ट का, वो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। उससे यस, किसी का कोई मैसेज आया है, रिपीट विच विच वन पार्ट विच डू यू वांट मी टू रिपीट। कौन सा पार्ट रिपीट करें? चलो मोल कंसेप्ट सीखते हैं। देखो मोल क्या होता है। जैसे 12 अगर केले हैं, 12 केले हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एक दर्जन बोला जाता है, एक दर्जन बोलते हैं। 100 कोई अगर जगह है तो 100 को अपन क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, शतक बोलते हैं। कोई 50 रन बना लेता है तो उसको अपन एक वर्ड में बोलते हैं 50, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्रुप पैकेट होते हैं, जैसे दो होते हैं कोई, तो दो को अपन बोलते हैं पेयर, है ना, पेयर बोलते हैं। तो इस तरह से कोई कलेक्टिवली ग्रुप में कोई चीज़ है तो उसे अपन एक आसान सा नाम दे देते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या करते हैं, मोल कंसेप्ट जो होता है, मोल कंसेप्ट में अगर कहीं पे 6.02 इंटू 10⁻23 अगर यूनिट्स है, यूनिट्स मीन्स वहाँ पे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स अगर कहीं पे है, अगर इतनी क्वांटिटी में कोई एटम्स हैं, इतनी क्वांटिटी में कोई मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी क्वांटिटी में कोई आयंस है, या इतनी क्वांटिटी में कोई कोई भी ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे गधे भी हो, अगर इतने सारे कहीं झुंड में बैठे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, एक मोल कहते हो। ये होता है मोल कंसेप्ट। जहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 कोई कलेक्टिवली ग्रुप में ऑब्जेक्ट्स हो, तो उनको क्या बोला जाता है, वन मोल बोला जाता है। इस क्वांटिटी को, इस संख्या को कहते हैं आवोगैड्रो नंबर। इस संख्या का एक नाम होता है, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या इसे कहा जाता है, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। किसे, 6.02 इंटू 10⁻23 को हम कहते हैं आवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब ये हो गया आवोगैड्रो नंबर 6.02। यहाँ पर इतनी संख्या में कहीं पे भी अगर मान लो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, अगर इतने सारे एटम हैं तो उनको बोलेंगे वन मोल एटम। और इतने सारे अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको बोलेंगे वन मोल मॉलिक्यूल्स। और इतने सारे अगर आयंस हैं तो उनको बोलेंगे वन मोल आयंस। और इतने सारे अगर कोई अ, कोई ऐसे अंगूर है, या फिर कोई पत्थर है, या फिर दाने हैं, कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे, ठीक है। तो एक मोल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो देखो मोल कंसेप्ट का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन वाइज, डेफिनेशन डेफिनेशन को थोड़ा सा हम ले लेते हैं, परिभाषा को।
इसके देखो डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains number of atoms comma molecules or ions equal to Avogadro number। अब देखा नहीं चाले ठीक है, ये इसका मूल कंसेप्ट का डेफिनेशन होता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा। रिपीट करना। कौन सा, ये वाला डेफिनेशन? हाँ हाँ सर, हाँ, डेफिनेशन तो अभी हम करवा रहा हूँ मैं, हिंदी में लिखवाऊँ क्या? हिंदी में लिखा हो सर, वो पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन पीछे वाला, ये वाला? हाँ ये सर आवाज कट रही थी बीच बीच में। अच्छा, आवाज़ कट रही थी। अच्छा देख, इसमें एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। 25% वेट बाई वेट दे रखा है, ठीक है। इसे वेट बाई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो अपन को क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए। हमें जो वेट है ऊपर तो ये तो चाहिए सॉल्यूट का, और नीचे वाला किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। अब अपन मान लेते हैं कि भाई 100 ग्राम कोई हमारा सॉल्यूशन रहा होगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन जब रहा होगा तो 25% का मतलब क्या है, हमारे पास सॉल्यूट कितना रहा होगा, 25 ग्राम सॉल्यूट हमारे पास रहा होगा अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, क्योंकि मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जैसे मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वैसे ही डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा वापस। तो जो मास था 100 ग्राम, उसमें डेंसिटी 1.5 ग्राम पर एम को डिवाइड किया, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 1000/15 ml आ गया। अब देखो वेट कितना है, 25 ग्राम है सॉल्यूट का वेट, ये हमें पता है, और हम किसका डिवाइड कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, जो कि कितना है 1000/15। अभी हमने जस्ट निकाला ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, इनटू कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा 37.5% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम पर एम एल एन एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। हमें क्या दिया हुआ था, वेट बाय वेट दिया हुआ था 25% एन एक्वस सॉल्यूशन का, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया वेट बाय वॉल्यूम में। ठीक है, आई बात समझ में? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो वापस इसमें मोल कंसेप्ट में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, इसको ध्यान से समझना। मोल कंसेप्ट क्या हो गया, जहाँ पे 6.02 × 10⁻23 जिसे अवोगाड्रो नंबर कहते हैं, उसके बराबर कोई क्वांटिटी मौजूद है तो उसे मोल कंसेप्ट बोलते हैं। हिंदी में ये परिभाषा लिख लेना, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणु अणु या आयन मौजूद होते हैं उसे एक मोल कहते हैं, उसे एक मोल कहते हैं। तो ये मोल कंसेप्ट का डेफिनेशन होता है। अब देखो इतनी अमाउंट कहीं पे भी होती है, तो उस अमाउंट को उस मॉलिक्यूल या उस एलिमेंट के लिए अपन क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन समझना कि ये मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, इसे समझते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ पे एक मोल का मास जो होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी एक मोल का सब्सटेंस का जो मास होता है ग्राम में, उसे बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास हो जाता है मास ऑफ
1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, ये मोलर मास होता है। ग्राम में 1 मोल, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, ये क्या होता है, इसका मोलर द्रव्यमान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, कुछ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनके मोलर मास हमें ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे तो जाएगा एलिमेंट, इधर तो लेते हैं एलिमेंट ऑब्लिक कंपाउंड, और इधर ले लेते हैं उसका मोलर मास। ठीक है, मोलर द्रव्यमान ले लेते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो सबसे फंडामेंटल और बेसिक एलिमेंट्स है हमारा, उससे शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास देखते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है, उसका मोलर मास 1 ग्राम होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम हाइड्रोजन के मौजूद रहते हैं। हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। हीलियम पे आते हैं, तो हीलियम क्योंकि देखो इसकी संख्या 2 पे आती है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो आपको याद रखने होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, है ना, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक। ये 30 तक आपको थोड़ा सा एक याद रखना होता है, रफली आइडिया रखना होता है। और मोलर मास जो होता है, जो एटॉमिक नंबर आता है उसका लगभग दुगना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा नहीं। मोलर मास जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एटॉमिक नंबर होता है आपका, उसका दुगने की क्वांटिटी के बराबर होता है। जैसे हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो हीलियम का जो मोलर मास है वो 4 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर मैं कार्बन पे आता हूँ सीधा, क्योंकि कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो है मोलर मास उन्हीं के लूँगा जो हमें बार बार यूज़ करने होते हैं। कार्बन, कार्बन देखो किस पाया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन आता है 6 नंबर पे। ठीक है, तो 6 का दुगना कितना हुआ? 12 ग्राम हुआ। तो यहाँ पे कार्बन का मोलर मास कितना हो जाता है? 12 ग्राम हो जाता है। यानी कि अगर मैं कार्बन के इतने एटम देखूं, 6.02 इंटरनेशनल पावर 23, वो तो कितने में होंगे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन के उस छोटे से सैंपल में होंगे। लेकिन हीलियम के देखें तो हीलियम के वो 4 ग्राम के अंदर ही आ जाएंगे हीलियम के एटम्स। और हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में भी इतने 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो एटॉमिक नंबर होता है इसका, मैं यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर का भी सीरीज बना देता हूँ। एक इधर एटॉमिक नंबर का भी ले लेते हैं कि इनके एटॉमिक नंबर क्या है, ताकि आपको एटॉमिक नंबर के साथ में भी एक को रिलेशन पता लग जाए। हालांकि ये एटॉमिक नंबर वाला जो रिलेशन है हमेशा काम नहीं आता। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। इसका 1 है तो 1 है, लेकिन इसका 2 है तो 4 है, इसका 6 है तो इसका 12 है, इसका 7 है तो इसका 14 ग्राम है नाइट्रोजन का। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 8 का दुगना 16 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद में आता है नियॉन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियॉन, फिर आता है सोडियम। सोडियम का देखो 11 नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मोलर मास 22 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन इतना ना हो के ये 23.5 ग्राम होता है। सोडियम का जो मोलर मास होता है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर का दुगना होना हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एटॉमिक नंबर का दुगनी क्वांटिटी का मोलर मास पाया जाता है। तो सोडियम का 23.5 ग्राम होता है। उसके बाद में मैं आता हूँ 13 पे, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो मोलर मास है वो होता है 27 ग्राम। ये एल्युमिनियम का होता है। देखो इसमें भी दुगने वाला प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन 16 नंबर सल्फ़र पे। सल्फ़र का 32 ग्राम होता है, यहाँ पे दुगने वाला प्रिंसिपल लागू हो रहा है। 17 पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये
यहाँ पे भी आपका जो दुगने वाला प्रिंसिपल है वो लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ और भी है, जैसे कॉपर का होता है 63.5, आयरन का होता है 56। तो ये जो मोलर मास है आपको मेनली जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं, लेकिन कुछ एक जो मोलर मास है जो अपन को याद रखनी चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशंस फास्ट रहे। ये कुछ मोलर मास आपको स्टैंडर्ड याद रखने हैं, हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, ये आप इतने याद रखें। इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स और इनके मोलर मास है, ये 1 ग्राम पर मोल हो गया, ये ना, इसमें यूनिट देखो मोलर मास की क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है ना, सबके नीचे पीछे मोल लगा सकते हैं अपन, ग्राम पर मोल, क्योंकि ये एक मोल के है ना, जैसे 14 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल का कितना 14 ग्राम है, तो ग्राम पर मोल यूनिट होती है इसकी मोलर मास की, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, जो मोलर मास है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल हो जाती है। आई बात समझ में? अब आगे लेते हैं, देखो कोई कंपाउंड जैसे है, यहाँ पे तो मैंने एटम्स लिए, ये तो एटम्स का मोलर मास था। अगर मैं कंपाउंड्स का मोलर मास ले, जैसे मोलर मास ऑफ कंपाउंड्स, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, अणुओं का मोलर द्रव्यमान, अणुओं का मोलर द्रव्यमान। तो देखो अणुओं का मोलर माल मास में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2O हो गया, CO2 हो गया, है ना, SO2 हो गया, ठीक है, C6H12O6 हो गया। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, H2O तो वाटर होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, है ना, CH3COH ये एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, C2H5OH ये एथेनॉल हो गया। तो मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन है। एटम्स तो क्या हो गया, खाली एक सिंगल एटम हो गया, वो आपका एटम हो गया, लेकिन एटम अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोलर मास ऑफ एटम्स करते हैं। हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम लेते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मोलर मास, एटॉमिक मोलर मास यहाँ पे हम काम में लेते हैं। जो परमाणुवीय मोलर द्रव्यमान है उनका बीजगणितीय योग, परमाणुवीय परमाणुवीय मोलर द्रव्यमान का बीजगणितीय योग जो होगा उससे हमें क्या मिल जाएगा, इनका मोलर मास मिल जाएगा। तो मैं देखो सभी के एक एक करते हुए मोलर मास निकाल देता हूँ। सबसे पहले H2O का देखो मोलर मास निकालना है, मैं अलग से ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें H2O का मोलर मास निकालना है। अब H2O में हाइड्रोजन का हमें पता है, पीछे वाली टेबल से हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो एक का तो होता है 1 ग्राम, दो का कितना हो जाएगा, 2 और 1 2, प्लस ऑक्सीजन एक का हो गया 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18 ग्राम, यहाँ पे ग्राम पर मोल, ये किसका हो गया, वाटर का हो गया। यानी कि पानी का जो 18 ग्राम कोई मास होगा उसमें पानी के 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि पानी के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही CO2 का कितना आ जाएगा, देखो कार्बन का तो एक का तो होता है 12, और ऑक्सीजन में 2 का हो जाएगा, एक का होता है 16, और प्लस में 2 ले लेंगे तो 16 × 2 = 32 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम पर मोल। तो ये CO2 का मोलर मास आ जाएगा। इसी तरह से आप ये सारे और भी प्रैक्टिस करना मोलर मास निकालने के लिए सभी। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे C6H12O6, फटाफट आप इसका मोलर मास निकाल के बताइए। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास फटाफट आप निकाल के बताइए। C6H12O6 कितना आएगा, मैसेज में बताइए या ऑडियो ऑन करके बताइए। C6H12O6 का मोलर मास कितना होगा? हम्म,
एक कार्बन एटम का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। बिल्कुल सही सर वैभव। 156। 156 नहीं, 180 आएगा। देखो सॉल्यूशन समझिए, ठीक है। देखो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, यही तो करेंगे। 6 तो क्या है, 12 वाले हैं, कार्बन का 12 होता है, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना होता है, 16 छक्का 96, और इसको जब सम करोगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है। आई बात समझ में, ये ग्लूकोज का मोलर मास हो जाएगा। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। आप इसका एसिटिक एसिड का मोलर मास बताइए, CH3COH, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, नाम भी साथ में ध्यान में रखें, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे। इसका मोलर मास निकाल के बताइए फटाफट। कितना आया एसिटिक एसिड का मोलर मास? हम्म 92। ओके, गुड। बताइए कितना आया, और बाकी बच्चे भी बताइए। देखो ये आ जाएगा, कार्बन तो 2 है, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, तो 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इंटू 16, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये आ जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये आ जाएगा 28 60 आ प्लस जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 60। 60। 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यानी कि एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल आ गया एसिटिक एसिड का। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, कोई एरर वगैरह नहीं आया आपकी कैलकुलेशन। सर ये कैल्शियम के 2 एटम को, मतलब ये कार्बन के 2 कैसे हुए? देखो एक ये रहा, एक ये रहा, तो सर CH3COOH है ना। कैल्शियम का है ना? नहीं कैल्शियम का कहाँ है, ये COOH है, अच्छा सर ठीक CH3COOH। है, वो ए लग रहा था थोड़ा। ए नहीं है, ये O है ना, एसिटिक एसिड है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आप O2 का पता लगाओ एक तो, H2 का भी पता लगा लो और Cl2 का भी पता लगा लो, फटाफट इनके बता दो क्या होंगे मोलर मास। O2 का बताओ, सीधा ओरली बताओ, कॉपी पेन का यूज ही नहीं करना अपन को। O2 कितना आएगा मोलर 32 मास? सर 32। सर 32 32। 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा, है ना इसका। 2 इसका आ जाएगा 2 एक। तो ग्राम तो पर मोल आ जाएगा। 71। 34 नहीं, देखो 71। क्लोरीन का कितना था यहाँ पे, देखो 35.5। 35.5 था ना, तो इसका दुगना करोगे तो 71 71 बिल 71 बिल्कुल 71 ग्राम पर मोल। तो ये आंसर आ जाएंगे इन सभी के मोलर मासेस के। क्लियर है ये चीज़? तो अब आपने मोलर मास निकालना सीख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। अब एक और टर्म आपको मैं बता देता हूँ मोलर मास के साथ में, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम समझते हैं, देखो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इसको बोलते हैं मोलर आयतन। मोलर आयतन, तो मोलर आयतन क्या होता है, एक कोई भी जो गैस होती है, फॉर एनी गैस एट STP और NTP, फॉर एनी गैस एट STP एट एन इसको ले लेते हैं STP, एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये होता है हमारा मोलर वॉल्यूम। दुनिया की कोई भी गैस ले, अगर उसका STP पे वॉल्यूम देखें 1 मोल गैस का, तो ये 22.4 लीटर होता है। STP पर किसी भी किसी भी 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस
का आयतन, ये क्या होता है, हमेशा कितना होता है, 22.4 लीटर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1 मोल H2 गैस ले लो, 1 मोल H2 गैस कितना हो गया, ये हो गया 2 ग्राम। और इसका अगर वॉल्यूम मेजर करने बैठे एसटीपी पे, एसटीपी देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं इसको, एसटीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप दाब, इसको बोलते हैं मानक ताप एवं दाब। और इसमें जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर तो हम लेते हैं यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर। देखो वैसे कुछ किताबें इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर को, और नॉर्मल टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलती है। तो अपन यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर बुक होता में है यही ये लिख होता रखा है है, 0 डिग्री, हाँ बुक में यही लिख रखा है सर। 0 डिग्री है क्या, बिल्कुल सही, फिर 0 हाँ डिग्री वाला ले लेते हैं। वैसे एनटीपी होता है, एक वर्ड और यूज होता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर अपन लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन टेम्परेचर लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इसमें लिया जाता है 1 atm। तो कोई गैस अगर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 atm है, तो उस गैस का वॉल्यूम हमेशा क्या पाया जाता है, 22.4 लीटर। देखो ये फिक्स है, मोलर मास हर गैस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मोलर वॉल्यूम हर गैस का फिक्स होता है 22.4 लीटर। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होनी चाहिए। मोलर मास तो हर एक का अलग है, किसी का 2 ग्राम देखा आपने, किसी का 4 ग्राम देखा, किसी का 32 ग्राम, किसी का 71 ग्राम, कुछ भी अलग अलग वैल्यूज़ देखी। लेकिन जो मोलर वॉल्यूम है वो सभी का क्या है, सेम होता है, वो अलग अलग नहीं होता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि 1 मोल गैस H2 ली अगर जिसका मास 2 ग्राम है, तो उसका वॉल्यूम भी 22.4 लीटर ही होगा। अगर आप 1 मोल O2 गैस ले लो, 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम मास कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ये भी 22.4 लीटर ही आएगा। ठीक है। आप 1 मोल N2 ले लो, 1 मोल N2 गैस ले लिया, देखो 1 मोल N2 गैस का हो जाएगा, क्योंकि एक का 14 हो गया, 2 का हो जाएगा 28 ग्राम। इसका मास 28 ग्राम है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर ही होगा। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी गैस जो होती है उसका 1 मोल का एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, और वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ठीक है, आई बात समझ में। आज की क्लास का टाइम हो चुका है, आज अपन इतना ही रखेंगे, यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और थोड़ा आप 11th क्लास में जो मोल कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ से एक बार रिकैप कर लेना, ताकि आप इन चीज़ों को और अच्छे से पकड़ पाओ। और इनके मोल कंसेप्ट के एक लेक्चर अपन और मोल कंसेप्ट का लेंगे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ताकि आपका मोल कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूजन वगैरह रहा हो कभी भी तो वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे अपन लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।